जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। और अब मैं जनरल एंट्रीज को मिटाने लगा हूँ। कोई मसला? जनरल एंट्रीज आसान निकली ना? ठीक है। पहली वाली पढ़ी भी रहे तो चलो। मिटा ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। एंट्रीज के बगैर ही, मोहताजी के बगैर हम कभी बना लेना जी सब कुछ, एक्सट्रैक्ट्स वगैरह एवरीथिंग। अच्छा जी, अब जनरल एंट्रीज के लिए भी वर्किंग जरूरी है और एक्सट्रैक्ट्स के लिए भी वर्किंग जरूरी है और नोट के लिए भी वर्किंग जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी भाई? अगर यहां से लगाएं फिर तो सही है ना? इधर से ही लग रहा है, बार बार मूव ना करना पड़े, या इधर कर लें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 41। अब हमने लेस्सी की किताबें बनानी है, यानी लेस्सी का पीएनएल, लेस्सी की बैलेंस शीट। ठीक है, अब मैंने एंट्रीज गायब कर दी हैं। ठीक है, अब आप पहले मुझे बगैर एंट्रीज देखे जितनी डिस्कशन हुई है उनको सामने रखते हुए बताइए कि लेस्सी की इनकम स्टेटमेंट में इस सवाल को सामने रखते हुए बताएं रेलेवेंट क्या चीज है जो जाएगी पीएनएल के अंदर? इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन। वेरी गुड। अच्छा, और बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? राइट ऑफ यूज एसेट नॉन करंट एसेट्स में और लीज लाइबिलिटीज के अंदर। बस ये 4 चीजें हैं। तो आपने तो एक्सट्रैक्ट्स बना लिए, अच्छा हो गया ना। एंट्रीज छुप गई, एंट्रीज छुपा कर ही, मैं मोहताजी नहीं रखनी किसी चीज की। कोई एक चीज मांगेगा, वो एंट्रीज मांग सकता है सिर्फ, एक्सट्रैक्ट्स मांग सकता है सिर्फ, नोट मांग सकता है सिर्फ। ठीक है, तो अब जनरल एंट्रीज के बाद एक्सट्रैक्ट्स की तरफ आए। नाम क्या है भी बिजनेस का? एमटीएल, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स। SOCI में लिख रहा हूं सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स, और जाहिर है उसके अंदर भी सिर्फ पीएनएल वाला पोर्शन बन रहा है, OCI वाला भी कोई आइटम नहीं है। ठीक है, उसके बाद एमटीएल। अच्छा, ये फॉर द ईयर एंडेड बनता है। ठीक है जी, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 लिख लेते हैं। 10 और 11 कंपैरिजन में आ जाएंगे फिर। ठीक है, ओके। उसके बाद एमटीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, और ये बना करती है एज ऑन 31 दिसंबर 2011 बनाएंगे, 10 कंपैरेटिव में ही आ जाएगा। उसमें दोनों कहे हैं ना। अभी अभी आपने बताया कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आना है जी? नॉन करंट एसेट्स आने और लायबिलिटीज का बता रहे थे। ठीक है जी, तो यहां पर फिर हम 1 बाय 1 को भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, अब ये वर्किंग ही है आपके सामने, एंट्रीज पे कोई नजर न डाले प्लीज, डायरेक्ट। ठीक है, बल्कि आप लोग कुछ नहीं नोट कर रहे, मुझे पहले एक्सट्रैक्ट्स बनाने देंगे फिर आप बनाएंगे। डन? ठीक है, स्टॉप राइटिंग, पेन साइड पे रख लें। ये वर्किंग बस आपके सामने, बस ये वर्किंग 3 वर्किंग्स होनी है। ठीक है, इसके साथ वर्किंग 2 किसने लिखा यार? हैं? मैंने, मार्कर ने लिखा था ये चीज। अच्छा जी, अब सबसे पहले इस वर्किंग को देख के बताएं कि पीएनएल के अंदर लेसी का सवाल हो, पीएनएल के अंदर क्या जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इसको पढ़ने का तरीका समझिए, क्योंकि ये सवाल एरियर का है, आसान है, एडवांस का थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, पीएनएल के अंदर डेप्रीसिएशन जानी है और इंटरेस्ट एक्सपेंस जाना है। डेप्रीसिएशन आसान है, तो पहले आसान नंबर पर्चे में लिया करेंगे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? राइट ऑफ यूज की कॉस्ट वर्किंग 3 से उठाएंगे, उसको फिलहाल तो कोई लाइफ एक होगी, फिलहाल एक ही लाइफ है, 4 से डिवाइड कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, तो पीएनएल के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पहले लिख लेते हैं, ये आसान है इसलिए पहले लिख लेते हैं। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए आपने क्या किया जी? 412 पकड़ा।
ये वाला 412 पकड़ेंगे, नहीं ये वाला। इस सवाल में सेम है इसलिए तो कुछ दिन सेम ही चलना है, लेकिन जब एकदम से किसी वक्त में आईडीसी आना है, इंस्टॉलेशन आना है, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग आना है, तो हम ज़हनी तौर पे पहले ही तैयार होंगे, हमारे लिए कोई मसला होगा नहीं पहले दिन ही, इसलिए मैं इसके ऊपर जोर लगा रहा हूँ। एक लेक्चर की बजाय मैंने इसीलिए पूरा कर दिया, हाफ की बजाय ना पूरा कर दिया कि ये बातें पहले ही कर लें, बाद में फिर तंगी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब 412 कहां से उठाया है? वर्किंग 3 से। ठीक है जी, और डिवाइड कर देंगे इसको 4 ईयर्स से। ठीक है जी, तो ये जनाब 2000 चले 2011 और 2010। ठीक है, मार्कर अच्छे भले पड़े थे, एकदम गायब हो गए, कहां गए? शायद ये चल जाए। अच्छा, अब 2010 की कितनी डेप्रिसिएशन है जी? 103। कह दो यार किसी को मार्कर। अच्छा, अब डेप्शन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, तो मैं तो कहता हूं दूसरा काम भी आसान है। कौन सा भला? बैलेंस शीट के अंदर राइट ऑफ यूज को लिखना। ये भी आसान है क्योंकि कॉस्ट भी गिवन, डेप्रिसिएशन भी निकल आई और बैलेंस शीट में एसेट नजर आता है बुक वैल्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आकर नॉन करंट एसेट्स में लिखा राइट ऑफ यूज एसेट। ठीक है, तो राइट ऑफ यूज एसेट के लिए, अच्छा वर्किंग ऐसे चल रही है, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 412 वर्किंग नंबर 3 से उठाया, डिवाइड किया इसको 4 साल से। ठीक है जी, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ओके, उसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट, कॉस्ट कितनी है? 400, वही 412 जो वर्किंग 3 से हमने उठाया हुआ है, लेकिन इसको बुक वैल्यू पे शो करना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, वो एक ही साल की है, डायरेक्ट लिखने को मसला। तो यस नो, अच्छा -103, तो आंसर इज 309। अच्छा भला राउंडिंग वाला काम चल रहा था कि कर बैठे हैं, चलो खैर नेक्स्ट। आसान काम मुश्किल। अच्छा, उसके बाद दूसरी 2 चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी है, कौन कौन सी हैं? लीज लायबिलिटी से रिलेटेड, उसका लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है और लीज लायबिलिटी खुद है। अब डेप्रिसिएशन आसानी से निकल आई, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू आसानी से निकल आई। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हुआ करेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये तो सिंपल सवाल है ना, एनुअल एरियर, एनुअल एरियर सबसे आसान, एडवांस में आ जाए एनुअल, फिर सेमी एनुअल होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, पर मसले बढ़ते हैं। तो इसलिए आज ही ये देखें, ये क्या है? ये क्या है? थंब। ये क्या है? फिंगर। इन दोनों को मिलाएं तो हम क्या कहेंगे इसको? फिंगर थंब अप्रोच। क्या जी? तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को वर्किंग से ढूंढा करेंगे फिंगर थंब अप्रोच से। किससे जी? फिंगर थंब अप्रोच से। फिंगर थंब अप्रोच, फिंगर थंब ये लगा हुआ है, फिंगर थंब ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बताओ क्या मतलब है? इसका मतलब कौन सा पीरियड है? यकम जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13 तक कह सकता हूं मैं। फिंगर थंब मैं यहां रख दूं तो यकम जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12, फिंगर थंब यहां रख दूं तो यकम जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11। लेकिन मेरा साल कौन सा इस वक्त? 31 दिसंबर 10 वाला, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का, तो फिंगर थंब कहां पे आ गए? ये। तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 10 के सामने पे होता नजर आ रहा है। अब कल परसों जब एडवांस का सवाल आ जाना है, कल आ जाएगा होपफुली, तो फिर 31 दिसंबर की शाम की बजाय वो आगे पे हो रहा होगा, तो उससे परेशान नहीं होना। इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट क्या है? यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक के पूरे साल का इंटरेस्ट क्या है जी? 41.2। फिलहाल चलो छोड़ो, ये सामने आ गया ना, ठीक है। तो आपने 31 दिसंबर 10 का इंटरेस्ट यहाँ से ऐसे फिंगर थंब अप्रोच से ढूंढा और ढूंढकर यहाँ पे ले गए। यहाँ पे जाके आपने लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंस
और इसके लिए आप रेफर कर दें वर्किंग नंबर 2। ठीक है, कितना आ गया जी? 41.2 का एक्सपेंस। सही है। ये फिंगर थंब अप्रोच, अभी आपको हंसी आ जाएगी, ये क्या बात है, इतना आसान है, सबने नज़र आ रहा है भाई। मुश्किल सवालों में फिर इससे हेल्प मिलेगी, तो इसलिए बुनियाद आसान से ही बनाई जाती है। तो इंटरेस्ट ढूंढने के लिए वर्किंग में क्या किया करेंगे? फिंगर थंब अप्रोच यूज़ किया करेंगे। ये अप्रोच स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, ये हमारी अपनी है। अच्छा, ये नवाब सर कौन से पैरा में लिखा फिंगर थंब अप्रोच? फिंगर थंब अप्रोच यूज़ करके हम इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे। तो 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट, क्योंकि एरियर का सवाल है, तो 31 दिसंबर 10 की शाम को वो पे भी हो जाता है। एरियर का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 10 पे, 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट भी पे हो रहा है 31 दिसंबर 10 पे, और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे हो रही है। और अगर एडवांस का सवाल हो तो ये वाली पेमेंट अगले साल के पहले दिन भी चली जाया करेगी, पर फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, पार्ट 1 ले लेंगे तो उससे पिछले लेक्चर्स का मसला नहीं है फिर फिलहाल, लेकिन वो भी ज़रूरी है इसी हफ्ते में पूरे करने हैं। कहाँ तक लेक्चर्स लिए हुए हैं? माशाल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 10 की शाम को पे हो रहा है 41.2। एंट्रीज इसलिए गायब कर दी कि एंट्री देख के तो आप 1 मिनट में कह देते हो 31 दिसंबर 10 पर इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, वहां से नहीं देखा इसलिए छुपा दिया। ठीक है, सही है। नेक्स्ट थिंग इज, द लास्ट थिंग इज लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी, अब लीज लायबिलिटी 1 जनवरी 10 पे कितनी थी? मेरे अल्फाज को गौर से सुनना। लीज लायबिलिटी, ऑनलाइन वालों जाग के बैठो ना। लीज लायबिलिटी 1 जनवरी 10 पे कितनी थी? 412। दिलेरी से बोलो, क्या होगा गलत कह दोगे तो, क्यों डरते किस बात से हो? 1 जनवरी 10 पे लीज लायबिलिटी कितनी थी? 412। लेकिन मैं बैलेंस शीट 1 जनवरी 10 पे नहीं बना रहा, तो 31 दिसंबर 10 की शाम को लीज लायबिलिटी कितनी है? कहां से मिला? क्योंकि 31 दिसंबर 10 की शाम को एक किस्त पे हो गई, तो कुछ प्रिंसिपल भी पे हुआ, इंटरेस्ट भी हुआ, तो 31 दिसंबर 10 की शाम को लीज लायबिलिटी कितनी आउटस्टैंडिंग है? ठीक है, अब इस लीज लायबिलिटी को ढूंढने का भी एक तरीका है। जैसे इंटरेस्ट को हमने फिंगर थंब अप्रोच से निकाला, बैलेंस शीट के अंदर लीज लायबिलिटी को लिखने के लिए हम अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे एक लाइन लगा दिया करेंगे। अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे एक लाइन लगाएंगे। अब इस लाइन से ऊपर पेड है, नीचे पेएबल है। देख लो मैंने गलत कहा है तो बता दो मुझे। मैंने क्या बोला जी? रख दो। अच्छा, लेके जाने अभी? हाँ, एक और भी ले जाओ। ये कितना था? 41.2 था। ठीक है जी। और ये अच्छा जी, मैंने क्या कहा जी? असूल क्या है? बैलेंस शीट के अंदर लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर देंगे? लाइन लगा देंगे। अब सादा सी बात, 323 पॉइंट कितना था? सादा बात, इस लाइन से ऊपर सब पेड है, नीचे सब पेएबल है। मुत्तफिक हैं इस बात से? 31 दिसंबर 10, अच्छा मैंने क्या बोला? अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी। अब वो मेरे सवाल में भी एनुअल वाला सवाल है ना, तो है ही एक पेमेंट। यही सेमी एनुअल होगा तो साल में 2 पेमेंट आएंगी, तो मैंने दूसरी के नीचे। क्वार्टरली होगा तो साल में चौथी के नीचे। मंथली होगा तो साल में 12वीं के नीचे। तो असूल वो है जो आज बनाएंगे। क्या? अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या कर दिया हमने? लाइन लगा दी। अब इस लाइन से नीचे ये सब पेएबल है, प्रिंसिपल, ठीक है, और इस लाइन से ऊपर पेड है। ठीक है, ओके। अब तो अभी आप बता रहे थे कि लीज लायबिलिटी कितनी है जी? 323। तो ये 323.2 की लीज लायबिलिटी में बैलेंस शीट में शो कर दूंगा, और मैंने यहां पर आकर लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर मैंने लिखा लीज लायबिलिटी। ठीक है जी, लीज लायबिलिटी कितनी है जी? 323 इशारिया कितना? 2। ठीक है जी। हाँ जी, ये सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है, ये 323 की लायबिलिटी सारी करंट भी नहीं है, सारी नॉन करंट भी नहीं है। किस्तों में पेमेंट हो रही है, तो इस 323 में से अगले 1 साल में कुछ पे हो जाना है, वो करंट में आना चाहिए, और बाकी नॉन करंट में। तो ये भी एक मुसीबत थी, लेकिन इसी मुसीबत को दूर करने के लिए तो हमने लाइन अप्रोच यूज की है।
इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में ले जाना है फिंगर थंब अप्रोच से, जबकि लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में ले जाने के लिए क्या करना है, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। ठीक है, अब लाइन से ऊपर क्या है जी, पेड, नीचे क्या है, पेएबल। मेरा सवाल, मैं लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं ना, तो लीज लायबिलिटी कौन से कॉलम में पड़ी है, ये वाली है, ये लीज लायबिलिटी नहीं है, तो टोटल लीज पेमेंट्स हैं, इसमें प्रिंसिपल लीज लायबिलिटी भी और इंटरेस्ट भी है, ये होगा फिर लीज लायबिलिटी का कॉलम। लीज लायबिलिटी ये लीज लायबिलिटी है। नहीं समझ आई इस बात की, तो इसका टोटल करो जरा, इस कॉलम का टोटल करो, 118.2 था ना, 2 था ना, तो बोलो इसका टोटल करो जी। देखा, इसी की पेमेंट ही हुई है ये किस्तों में, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट पड़ी है। ओके, सही है। अच्छा, ये इंटरेस्ट भी टोटल यही आना है, 108 आएगा, नहीं हुआ तो राउंडिंग का मसला होगा। सही है, तो छोड़ो इस बात को, इसको टोटल करने की फिलहाल जरूरत नहीं थी। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट रीपे हो रही है, तो पहले साल के एंड तक 412 में से कितना पे हो गया, तो बकाया कितना है, 323.2। अब इस 323.2 में से अगले एक साल में कितना पे हो जाना है, अब ये भी यहीं से नजर आ रहा है। देखो हम यहां खड़े हैं, 31 दिसंबर 10 पे खड़े होके अगला एक साल कब तक बनता है, 31 दिसंबर 11 तक। तो 31 दिसंबर 11 तक कितना पे हो जाना है, तो ये 97.68 क्या है, करंट। ये क्या है, करंट। और जो अगले साल के एंड तक भी नहीं पे हो पाना, 31 दिसंबर 11 तक एक साल पूरा हो गया ना, तो उससे भी आगे जो जा रहा है वो कितना है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन करंट। अब इसको करने के कौन कौन से तरीके हैं देखिएगा। ऑप्शन 1, करंट नॉन करंट अलग करना है ना, तो हम क्या कर लें, हम करंट लायबिलिटीज में पहले क्या लिख लें, 97.68, और ये क्या आ गया जी, करंट मैच्योरिटी, अभी लिखता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में हम क्या करें, लीज लायबिलिटी नॉन करंट पोर्शन आना है, तो उसके लिए हम क्या कर लें, 107.44 प्लस 118.2 कितना आता है जी, हाँ 225.64, चलो खैर वो राउंडिंग का मसला हो गया होगा, ठीक है 225 कर दें, ओके 225.64, चलो जो भी है। अब एक ऑप्शन ये है, इसमें मैंने क्या किया, लाइन से ऊपर सब पेड था, नीचे सब पेएबल था, तो इसको मैंने कहा ये अगले एक साल में पे होना है और ये अगले एक साल में पे नहीं होना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन 2, करंट लायबिलिटी में करंट मैच्योरिटी शो करेंगे 97.68 और लीज लायबिलिटी में टोटल पेएबल को पकड़ेंगे, ये भी आप करके आए हुए बचपन में, 323 पॉइंट माइनस कितना आ गया, जो भी था, ठीक है। सही सही लिख दें, आप कर ही रहे हैं तो जी, 323.2 माइनस 97 पॉइंट कितना आ गया जी, 220, जो भी था वो थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। अब कितना वैसे 5.2, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं, मुझे ये दोनों ऑप्शंस ही पसंद नहीं है, इनमें टाइम ज़ाया होता है। बड़ा आसान तरीका हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, वो ये है कि जब आपने लाइन लगाई, यही तो इसका फ़ायदा था, जब आपने लाइन लगाई तो लाइन से एंड नीचे ये क्या है, करंट पोर्शन, और ये क्या है, नॉन करंट पोर्शन। तो आप अपने इसी स्केड्यूल से, तो इसीलिए तो मैंने कहा था लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो करने के लिए क्या करेंगे, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे। तो जब लाइन लग गई तो लाइन से ऊपर सब पेड है, नीचे सब पेएबल, तो पेएबल के अंदर फिर ये करंट है और ये नॉन करंट, ठीक है। अब जब कोई भी सवाल के अंदर जो है वो सेमी एनुअल या क्वार्टरली आएंगे तो उस सवाल में फिर देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। तो आसान काम क्या है, यहाँ पर अभी हमने क्या किया जी, लीज लायबिलिटी तो तोड़ना है हमने, उसको तोड़ने के लिए हमने वर्किंग का सहारा तो लेना है, लेकिन यहाँ पे तो लिख लेना करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी,
करंट पोर्शन ऑफ, करंट मैच्योरिटी भी कहते हैं, करंट पोर्शन भी कहते हैं ऑफ लीज लायबिलिटी। अब ये दोनों चीज़ें हमें रेडिली अवेलेबल हैं वर्किंग नंबर 2 में। जब हमने एक लाइन लगा दी तो ये लाइन से ऊपर पेड नीचे पेएबल, तो ये 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर देखें तो 31 दिसंबर 11 तक सिर्फ एक पेमेंट आ रही है। अगर सेमी एनुअल पेमेंट होती तो हम कहते 2 आ गई, 3 आ गई, वो गिन लेते। फिर फिलहाल तो 31 दिसंबर 10 पे खड़े हैं, ये लाइन पे हम खड़े हैं, ये आप ये लाइन पे खड़े होंगे, ये आप हैं, ये लाइन पे एक पाँव रख लें। 31 दिसंबर 10 पे खड़े हैं तो 31 दिसंबर 10 पे खड़े होके 31 दिसंबर 11 तक करंट पोर्शन बनता है। तो 31 दिसंबर 11 तक कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? एक ही है, क्योंकि ये तो 31 दिसंबर 12 को पे होनी है। तो इसका मतलब अगले एक साल में ये पे हो जाएगा, ये करंट हो गया, तो फिर ये वाला उठाकर कहाँ ले जाओगे? नॉन करंट में। ठीक है, तो करंट कितना? 68 और नॉन करंट 225.52। ये वैसे भी निकल आया था, देखा? ओके, चले आप 10 की बैलेंस शीट बनाएं। बच्चों ने साथ साथ करना शुरू कर दिया, भूल गए कि मैंने कहा था नहीं करना साथ में। कौन कौन साथ साथ नोट कर रहा था? भूल गए ना? भूल गए ना? चलो अब जल्दी। अच्छा चले, ठीक। चले, मैंने ज़रा शुरू में पाबंदी लगाई थी, बाद में नहीं लगाता होता मैं। चलें आप जल्दी करें, आप फिर 10 11 इकट्ठा करके मुझे बताएं जल्दी से। 10 भी करें और 11 भी करें। हरी आप नोट भी बनाने हैं अभी, तो नोट्स बनाने हैं अभी, तो हैवी तो नहीं हो रहा काम ज़्यादा? स्पीड तो बहुत स्लो रखी हुई है। रिंग के कर रहे हैं आज हम प्लीज। क्या डन? इधर देख के नहीं कर रहे, अच्छे बच्चे जो है ना वो उधर वर्किंग को देख के करी जा रहे हैं काम, ताकि आज सारा तैयार करके ही जाएं हम लेसी की लीज को। बाहर निकल कर काउंटिंग पूछे तो बता भी सके ना, इस तरह तैयारी करके जाएंगे इंशाल्लाह ना, है ना? सर कितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं हमारे बारे में। हाँ, समझ आ रहा है? तो ये वर्किंग तो ही पड़ी है, वो नोट तो बना लो, वो एक्सट्रैक्ट तो बना लो। इसकी समझ नहीं आ रही? अच्छा, फिर कर क्यों नहीं रहे हो? घर जाके करो। दिमाग में कर लिया है, पर्ची में दिमाग में करके आओगे, चेक करने का दिमाग खोलना पड़ेगा। कैलकुलेटर दो भाई को, शेयर करो। एक्स्ट्रा कैलकुलेटर लेके जाना है पर्चे में आपने, किसी का पेपर खराब हो जाए तो। हाँ जी, 2011 आ गया जी। सो आसान काम पहले करते हैं। आसान काम क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और राइट ऑफ यूज़ की बुक वैल्यू। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो वही दोबारा लिखने की ज़रूरत तो खैर नहीं थी, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही आती है। फिर राइट ऑफ यूज़ ने बुक वैल्यू पे नज़र आना है। ऑप्शन 1 क्या है? 412 माइनस 103 माइनस 103 लिख लो। और ऑप्शन 2 क्या है? 309 में से 103 माइनस करके लिख दो। दोनों तरह से सही है, कौन सा बेहतर है? चलो फिलहाल तो ये लिख दिया मैंने। ओके, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना आ गया जी? 206। इंटरेस्ट के लिए फिंगर थंब अप्रोच, इंटरेस्ट के लिए फिंगर थंब अप्रोच वर्किंग पे लेके आनी है, फिंगर थंब अप्रोच। ठीक है, अब हमारा साल है 2011, 31 दिसंबर पे जो एंड हो रहा है।
तो फिर हमें इंटरेस्ट चाहिए पूरे साल का, जो साल बनता है 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11। अब हमारे फिंगर थंब ढूंढेंगे जाके इस डेट को, तो 31 दिसंबर 10 से 31 दिसंबर 11, मतलब 1 जनवरी 11 ही बनता है ना, ठीक है। तो इस अरसे का इंटरेस्ट आपको, क्योंकि एरियर का सवाल है, तो 31 दिसंबर 11 के सामने ही नजर आ जाएगा, तो 32.32 इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस, 32.32। जबकि बैलेंस शीट बनाने के लिए अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या करेंगे? अच्छा, अब मैं तो इस लाइन को मिटा सकता हूं, आप तो नहीं मिटा सकते, पर्चे में तो मिटाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें भी साज़ा कराम ने ऐसे ही सिखाया था, हम भी ऐसे ही करते थे, और पर्चे के अंदर वो एक लाइन लगी होगी, उससे अगली दूसरी लग जाएगी, मसला नहीं है, ठीक है। अब अपने साल, हमारा साल है 2011, तो 2011 की आखिरी पेमेंट के नीचे हमने क्या कर देना है जी? लाइन लगा देनी है। अब इस लाइन से ऊपर ऊपर सब पेड है और नीचे, अब नीचे पेएबल है, तो ये अगले एक साल 31 दिसंबर 11 पे खड़े हैं आप, ये आप लोग खड़े हैं, ठीक है। तो 31 दिसंबर 11 पे खड़े होके करंट पोर्शन 31 दिसंबर 12 तक की पेमेंट होगी ना, तो 31 दिसंबर 11 पे खड़े होके 31 दिसंबर 12 तक एक ही पेमेंट हो रही है, ये करंट बन जाएगी और ये आपका नॉन करंट पोर्शन बन जाएगा। तो 107.44 और ठीक है जी। तो ये जनाब आपके एक्सट्रैक्ट्स बन गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्ट 2 तो शुरू हुआ है ना भाई। अच्छा जी, अब अगली बारी है जी नोट्स की। ताज़ा हैं, नोट्स बना लें। लेसी का सवाल हो, ये वाली नॉर्मल लीज का, तो आपके ख्याल में कितने नोट बनने चाहिए? लेसी का सवाल हो, आपके ख्याल में कितने नोट बनने चाहिए? बोलें। एक ही बनना चाहिए लीज का, जाहिर है सही कह रहे होंगे आप। लेसी के सवाल में, लेसी का सवाल हो ये नॉर्मल लीज का, तो 2 नोट बना करेंगे, एक राइट ऑफ यूज का, दूसरा लीज का। राइट ऑफ यूज कोई नई चीज नहीं है, आपने जो IS 16 और IS 38 में नोट नहीं बनाया PPE का, इंटेंजिबल का, बिल्कुल मिनवान वैसा ही राइट ऑफ यूज का नोट है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ओपनिंग, डेप्शन एक्सपेंस, डिस्पोजल, क्लोजिंग, बुक वैल्यू। सही है, ये बात समझ आई है? अभी बना लेते हैं, मुश्किल तो है नहीं, जिंदगी तो बड़ी आसान है। MTL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, मैं बना देता हूं पहले 31 दिसंबर 2010 के लिए, ठीक है। तो नोट, कोई ऐसी नोट नंबर 5 कर दें, ठीक है। राइट ऑफ यूज, यहाँ पे लिखा करते थे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लिखा करते थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लिखा करते थे इंटेंजिबल, वैसे ही लिख रहे हैं राइट ऑफ यूज, ठीक है। अब राइट ऑफ यूज के नोट के अंदर 2 चीजें, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जिसके अंदर ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन मैं डिस्पोजल है कोई नहीं, इसलिए लिखूंगा भी कोई नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, ताकि मेरे दूसरे नोट की जगह बन जाए ना, और क्लोजिंग, ठीक है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी और डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। डिस्पोजल है नहीं तो मैं नहीं लिख रहा, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और इन दोनों क्लोजिंग्स को नेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू, और नोट खत्म। यही है, बस आसान है, ठीक है। तो 2010 के लिए मैं नोट बना रहा हूं।
अच्छा, अब अगर नोट बना रहे हों तो फिर ये काम करने की तो ज़रूरत नहीं है, या ये करें या नोट, तो एक्सट्रैक्ट्स मांगेगा या नोट मांगेगा, और अगर दोनों चीज़ें मांग ले तो फिर वहाँ वर्किंग करने की बजाय नोट बना के ही बुक वैल्यू उठा के ले जाएंगे। ओके, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट चीज़ें आती हैं, मैं इसलिए बनवा रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए एक्सट्रैक्ट्स को भूल जाएं, अब बस नोट है। तो 10 में तो लीज स्टार्ट हुई है, तो यकम जनवरी 10 पे ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 0। अब राइट ऑफ यूज का नोट बन रहा है, तो एडिशन राइट ऑफ यूज का उसकी कॉस्ट से इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? कॉस्ट पे, जो कितनी है? 412। तो यहाँ पे आके हमने लिखा जी 412, ठीक है। वर्किंग नंबर 3 से उठाया ये। तो जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से फिर चल रहे होंगे हम। वर्किंग ये तीनों लाजमी है, देख रहे हैं आप, एंट्रीज के लिए भी जरूरी थी, उसने एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए फिर भी जरूरी थी, नोट मांग लेगा फिर भी जरूरी है ये वर्किंग्स। तो वर्किंग्स लाजमी है। जैसे वो पीपीई के अंदर रीवैल्यूएशन की वर्किंग होती थी, जो काम मर्जी कहता रहे, एफआईआर में पढ़ा था ना, एंट्रीज मांगे, नोट मांगे, एक्सट्रैक्ट्स मांगे, वर्किंग जरूरी होती थी। सिर्फ लीज का सवाल नहीं, आगे IAS 12 में इसने मिक्स होना है, फाइनल अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट आ सकती है अगर आए तो जहां पे भी आपने इस लीज के सवाल को करना होगा, किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वर्किंग जरूरी हुआ करेगी, ठीक है। अब क्लोजिंग 412 ही आ गया। उसके बाद ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेफिसिट कितनी है? 0। और उसके बाद डेफिसिट एक्सपेंस फॉर द ईयर, अब वो आपको पीएनएल में मिल जाएगा। अगर नहीं किया हो तो यहाँ पे छोटी सी वर्किंग आपको अलग से करनी पड़ेगी, अगर सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं आप, ठीक है ना। छोटी सी वर्किंग कर लेंगे, कितना जी? 103, ठीक है जी। और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 103, और फिर 412 में से इसको माइनस किया तो 309 आपकी क्या आ गई जी? बुक वैल्यू। इस तरह से करके आप नोट बनाया करते थे डिब्बा शिब्बा लगा के, तो वो देख लो वैसा ही नोट बना है, पीपीई के जैसा, ठीक है। अब 11 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2011 के लिए यही नोट बनाए अगर, तो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बन जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बन जाएंगे। कोई मसला? कोई एडिशन वगैरह कोई नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस फिर 412 ही है। लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 103 से बढ़ गया, तो ये कितना बन गया? 206। अब 412 में से 206 माइनस करें तो 206 आ गया। अब अगर आप गौर करें ना, तो ये बुक वैल्यू ही आपने निकाली थी, पर उस वक्त चूंकि नोट था नहीं तो डायरेक्ट आपने बुक वैल्यू वहां पे निकाल ली थी। चेक कर लें जाके, यही 309 और 206 आपको। तो अगर नोट बना रहे होंगे तो फिर ये वर्किंग यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो नोट से ही निकालेंगे। तो राइट ऑफ यूज का नोट बनेगा लीज में, लेकिन दिस इज 100% लाइक IAS 16 IAS 38 नोट। क्या ख्याल है? लीज एसेट को डिस्पोज करते ही नहीं है आप, सिलेबस में ही नहीं है, बेहतरीन हो गया, बस नोट इतना ही रहना है आपका, ठीक है। चलें आगे। अब जो असली नोट आपने सीखना है भी ज़रा टफ, वो देख लेते हैं, ठीक है। वो किसका नोट है जी? लीज का। कोई नंबर शंबर लगा दें, 6 ही लगाना है, चलो 6 लगा दें। फिर तो ऐसे करना चाहिए, अगर तरतीब में ही चलना है तो इस सवाल के हिसाब से, तो नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है, फिर ऐसे तो ऐसे थे। नोट का नाम है लीज। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने को थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। 2.1, ये भी बड़ा अजीब एक तजर्बा रहा मेरे साथ। मैं यहाँ पर पहले दफ़ा अंग्रेजी लिख दी, उसके बाद मैं कहता था बच्चों अंग्रेजी लिखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता था इंग्लिश। सवाल में नोट बनाते हैं ना, क्लास के अंदर बनाते हैं इंग्लिश और आगे फिर नोट। तो मैंने टेस्ट के अंदर उसके बाद जो टेस्ट क्लास में आया उसमें देखा कि बच्चों ने बाकायदा नोट में ऐसे ही लिखा हुआ था इंग्लिश। इंग्लिश नहीं लिखनी, आपने थोड़ी सी अंग्रेजी लिख कर बताना है, ठीक है। तो लिखो, द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसी। क्या देखो, इधर लाओ पहले भाई, इधर लाओ। इसी में से ही 2-4 बातें बस उठा के लिख दें, हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे 2-4 बातें। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसी, लीज टर्म इज 4 years एंड रेंटल्स आर पेएबल एनुअली इन एडवांस इन एरियर, ठीक है।
द कंपनी हैज एंटर्ड into a lease agreement as a lessee। अब आगे आप लिखें, मैंने ये डॉट लगा दिया, ठीक है। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट, चलो थोड़ा सा लिख दो, एज अ लेसी फुल स्टॉप, लीज टर्म इज 4 years and rentals are payable annually in advance, arrear, annually in arrear, जो भी होगा सवाल में लिख दिया। अब वैसे इम्प्लिसिट रेट भी रह गया, कहने वाले कहेंगे हम वो भी लिख दें, लिख लें एक आधी लाइन और, इम्प्लिसिट रेट इस कितने परसेंट था, 10%, कोई मसला नहीं। ऐसे 2-4 लाइनें लिखनी है, थोड़ा जनरल डिस्क्रिप्शन देनी है लीज की। डन हो गया। नंबर 2, इसके अंदर जो नोट होगा उसका नाम है, असल में नोट ये है, मैच्योरिटी एनालिसिस। क्या जी? मुश्किल सी चीज लिखने लगा हूं, मैच्योरिटी, काम मुश्किल नहीं है, नाम मुश्किल है बस। मैच्योरिटी एनालिसिस, इसमें क्या लिखना होता है, हमने क्या लेना होता है जी? कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अब मुझे बताओ, ये 3 चीजें हैं, जरा देखें सारे, प्लीज तवज्जो दीजिएगा, 1 मिनट, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। बैलेंस शीट के अंदर लीज लायबिलिटी लिखने के लिए हमने कौन सा कॉलम यूज किया था? प्रिंसिपल का, ठीक है, क्योंकि लीज लायबिलिटी क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट ही तो है, ठीक है। अब हम आए हैं नोट पे, और नोट के अंदर क्या कहा जा रहा है? अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज के को मैच्योरिटी एनालिसिस दिखाना है। किसकी जी? अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज की। अब इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। मुझे बताइए, ये 3 चीजें हैं, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ठीक है। इनमें से प्रिंसिपल क्या है? अनडिस्काउंटेड है ना? अनडिस्काउंटेड है? अनडिस्काउंटेड नहीं है, अनडिस्काउंटेड तो 520 था, इसका टोटल करो 520 आएगा। ये तो डिस्काउंटेड फिगर है, और ये डिस्काउंट है, तो अनडिस्काउंटेड कहां पड़ा है? इंस्टॉलमेंट। तो लीज के नोट के लिए हमने कौन सा कॉलम इस वर्किंग में से यूज करना है? इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम, क्योंकि वही है अनडिस्काउंटेड, यानी वर्किंग से ही सारा कुछ होना है, एंट्रीज भी यहीं से हुई, एक्सट्रैक्ट्स भी इसी से बनाए, और नोट भी इसी से बना। तो वर्किंग आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर घर चले जाए। लेकिन आपने पिछला लेक्चर ले लेना, पार्ट 1 में हमने ये वर्किंग करनी सीख ली थी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या है? अनडिस्काउंटेड फिगर। ये क्या है? डिस्काउंटेड फिगर। और ये क्या है? डिस्काउंट। हमने बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट करना था, तो कौन सा कॉलम यूज किया था? प्रिंसिपल वाला, क्योंकि लीज लायबिलिटी अनडिस्काउंटेड फिगर थी। जबकि नोट के अंदर हमने क्या शो करना है? मैच्योरिटी एनालिसिस, जो कि अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज का मैच्योरिटी एनालिसिस होता है। तो कौन सा कॉलम यूज करना है? अब लाइन अभी भी कीमती है, यानी कि नोट के अंदर मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए भी हमने क्या करना है? अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। तो ये जनाब अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे हमने लाइन लगा दी। लेकिन अब कॉलम कौन सा लेना है? इंस्टॉलमेंट वाला। अब क्या करेंगे जी? हम यहां पे खड़े होकर कहेंगे, अब ये देखो, इससे ऊपर पेड है, नीचे पेएबल। असल में ना इस नोट के अंदर हम अपने यूजर को इस चीज के ऊपर तैयार कर रहे होते हैं जहनी तौर पर, कि ये इतने इतने कैश आउटफ्लोज होने हैं टोटल, अगले 1 साल में इतने, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर इतने, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर इतने, ठीक है। तो यहां पे खड़े हैं हम, ये जो आप है ना, आप बड़े तेज हैं, ये जो आप ऐसे करके ना, ये टांग आपने तो रखी होती है, ये ऐसे करके 31 नंबर 10 पे आप खड़े हैं, ठीक है। 31 नंबर 10 पे खड़े होकर 1 साल के अंदर अंदर कितना अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो जाना है, यानी टोटल क्या कैश आउटफ्लो होना है? 130, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लेस देन 1 ईयर। क्या कहेंगे जी? यहां पे मैं 11 के लिए भी बना लेंगे, फिलहाल तो मैं 10 के लिए बना रहा हूं।
तो जरा सोचें इसको, मैंने क्या कहा है कि आपने टोटल अमाउंट जहनी तौर पे तैयार करना है, पहले सोच लेना थोड़ा सा तो अच्छा होता है, उधर वर्किंग को देखें। आपने जहनी तौर पे तैयार 31 नंबर 10 पे खड़े हैं तो 130 पे हो चुका है। अब जो बाकी का रहता है उसके लिए आपने अपने यूजर को जहनी तौर पे तैयार करना है कि अगले 1 साल के अंदर कितना पे होना है, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर कितना पे होना है, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर कितना पे होना है। ठीक है, तो इसका बहुत सादा सा एक तरीका है प्रेजेंट करने का, और वो क्या है, यहां पे आप लिखेंगे जी लेस देन 1 ईयर। अभी हम कहां खड़े हैं, मैं 10 का नोट बना रहा हूं, इसको जरा साइड पे ही कर दो फिलहाल, ऐसी जरा कंफ्यूज कर रहा है आपको। ठीक है, 31 नंबर 10 सॉरी, तो 31 नंबर 10 पे हम खड़े हैं और यहां खड़े होकर हम क्या कह रहे हैं, अगले 1 साल के अंदर लेस देन 1 ईयर कितना पे करना पड़ेगा यूजर। तो यहां पे क्या लिखा जी 130। ठीक है, उसके बाद 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, लेस देन 1 साल के अंदर अंदर, फिर 1 to 2 1 साल के बाद। आई कैप ने इसको बड़े मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है, लेस देन 2 बट मोर देन 1, हम सादा कर लेते हैं इसको 1 to 2 ईयर्स। क्या करेंगे यहां पे 1 to 2 ईयर्स, लेकिन इसको बोलना ऐसे, बोल हम ऐसे रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर कितना पे करना है। यहां खड़े हैं ना, ये आप टांग तो चेक करें अपनी, आप यहां खड़े हैं तो यहां खड़े होके 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर, तो लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर और 2 to जी, तो टोटल क्या आ गया, हाँ 390 टोटल। ये आपने अपने यूजर को ज़हनी तौर पे तैयार किया कि अगले 3 साल में इस तरह से ये कैश फ्लोज, कैश आउटफ्लो। बड़ा मुश्किल था ना ये नोट, तो मुश्किल है ही कुछ नहीं। अब ये कल बात करूंगा ये बैंड मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कि 50 साल की लीज है तो 50 साल आप ऐसे करके लिख रहे होंगे, तो एक हद तक ही हम जाएंगे, उसके बाद फिर मोर देन ऐसे 5 ईयर्स तक जाते हैं। आई कैप वैसे 2 ऑप्शन देता है, वो बात कर लेंगे बाद में, फिलहाल सादा बात मैच्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, तो लेसी का सवाल होगा, 2 नोट बनेंगे, नंबर 1 राइट ऑफ यूज जस्ट लाइक IS 16 PP, नंबर 2 लीज, उसके अंदर पहला अंग्रेजी थोड़ी सी और दूसरा मैच्योरिटी एनालिसिस, जिसमें क्या बताना है आपने, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ठीक है, अब कैश फ्लोज इनफ्लोज भी हो सकते हैं, वो लेसर के लिए, आउटफ्लोज होंगे लेसी के लिए। इसको आप लीज पेमेंट भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल कर लिया कि कल को लेसर के नोट में जाएंगे तो इसी जैसा एक नोट बनेगा, वहां पर मैच्योरिटी एनालिसिस बनाएंगे तो वो कैश इनफ्लोज बन जाएंगे, इसके कैश आउटफ्लोज है, मसला क्या। ठीक है, अब 2011 के लिए अगर आप यही नोट बनाएं तो क्या करेंगे, ये आप खड़े हैं 2011 पे खड़े हैं, तो यहां पे खड़े होकर 1 साल के अंदर अंदर 31 दिसंबर 11 लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर और उसके बाद कोई नहीं है, खत्म होगी कहानी इसकी। तो ये ले जी, लीज खत्म हो गया लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें चीजें बस एक एक दो करके ऐड होती रहेंगी, तो ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ गया, बस इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर रोज नई चीज बीच में ऐड करते जाएंगे और ये सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन कोई एक बीच में से किया करेंगे, जैसे एंट्री करा ली जैसे, तो तेज होती जाएगी आपकी प्रैक्टिस, चीजें याद होती जाएंगी। जब लेसी पक्का हो जाएगा फिर लेसर पे चले जाएंगे, लेसी करके फिर लेसी लेसर दोनों करने लग जाएंगे, फिर लेसर की दूसरी टाइप भी शुरू कर देंगे, तो ये सब चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन आपने दोबारा करना है, प्लस आपने टू क्वेश्चन कर लें हैं। मैच नहीं देखा यार मैंने आजकल, बस बहुत दिल तोड़ दिया उन्होंने इस दफा। वैसे कब है, किसके साथ है, और PSL शुरू आए, यानी पहले पहले घर टुर जाइए नहीं तो रश पै जाना है सड़कों पे हैं। हमारा तो एरिया भी यही है ना सारा,
जी बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एक क्वेश्चन 2 फिर होमवर्क में कर लोगे, लेकिन सिर्फ लीज अमाउंट स्केड्यूल तक नहीं रुकना आपने। यकम जनवरी 11 पे लीज हुई है, 5 साल की हुई है, एनुअल रेंटल है, इन एरियर हैं और फेयर वैल्यू को इग्नोर करना है, इम्प्लिसिट रेट 16% है, आपने एक्सट्रैक्ट्स तक नोट तक चले जाना है आप, ठीक है। तो एक सवाल इसको दोबारा करना है और दूसरा ये सवाल। मेरे ख्याल में आधे घंटे 40 मिनट में आपका ये सारा होमवर्क हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सही हो गया, छुट्टी नहीं हुई, वापस आए IS 38। टाइम हो गया तो क्या हुआ जी? क्या दोबारा समझा दूं? क्या दिखाई नहीं दिया तुम्हें? तो तुम ये जगह छोड़ दो ना फिर। ये देखा फनकारियां लगाता है भैया, क्या समझ नहीं आया? ये हमने ये 31 नंबर 10 का नोट बना रहे होगा तो 31 नंबर 10 पे खड़े होके अपने यूजर को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि अगले 3 साल में कितने कितने टोटल कैश आउटफ्लोज होने हैं। तो यहाँ खड़े होकर हमने कहा जी अगले 1 साल के अंदर 130 पे होना है, 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर 130 फिर पे होना है, 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर। तो यही प्रेजेंट किया यहाँ। हो गया आवाज तटी? अच्छा छुट्टी चाहिए? ये रह जाएगा फिर। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, 19 वाला सवाल ज़रा टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, तो 18 वाला डिस्कस कर देता हूँ। 18 नहीं, वो कौन सा था यार? कंसोलिडेशन का अपना चैप्टर है, लेकिन कंसोलिडेशन में जाकर फिर इंटेंजिबल एक्वायर जब होते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट सीख लेंगे। तो इसमें 4 सवाल ऐसे पड़े हैं जिसमें कंसोलिडेशन है, तो देखूंगा मैं, मेरा दिल तो यही कर रहा है कि इस दफ़ा उनको ना कराएं, पहले करवा दिया जाता है फिर बाद में आते हैं दोबारा। तो यूँ कर लेंगे, जब कंसोलिडेशन कर लेंगे तो IS 38 के वो 2 सवाल आके कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है फिर। एक तो IS 38 भूल रहा होगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सफियर लिमिटेड कहीं नहीं था सवाल? सफियर था, कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर, ये असल में पेज गायब हो गया हमारा, है ना, ये पेज गलत हो गया था, वो पेज जो बीच में से गायब हो गया था। मैं ज़रा इसको दोबारा करता हूँ अपलोड, मतलब यहाँ पर वो असल में सवाल आगे पीछे हो गया, वो एक पेज पर यहाँ से निकाल के ना मैं उधर ले जाऊँगा, ठीक है ना, वो कहीं गायब हो गया था ना कल, याद है? अब बताओ पेज नंबर कौन सा है? छुट्टी देता हूँ बस अभी 2 मिनट में, ठीक है भाई, ये सवाल छोटा सा कर ले। पेज नंबर 107, ये बार बार सफ़ायर कह रहा हूँ, सफ़ायर और है, सफ़ियर और है। सफ़ायर मेरा क्लाइंट था, जब मैं आर्टिकल करता था, ये जो सफ़ायर है स्टार्क एंड कंपनी से। अच्छा जी, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन परटेन्स टू सफ़ियर लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 2022। रिक्वायरमेंट है डिस्कस हाउ अबव ट्रांजेक्शन, और यार डिस्कस तो आप ही करेंगे, हाउ अबव ट्रांजेक्शन डेल्ट, ठीक है जी। अब ऑन यकम जुलाई 2021 SL एक्वायर्ड अ लाइसेंस अगेंस्ट कैश कंसीडरेशन ऑफ 50 मिलियन। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है ज़रा? 2 घंटे हो गए, ज़्यादा हो गया ना, बच्चे थक रहे हैं, ब्रेक भी नहीं है। चलो जल्दी से सवाल करके छुट्टी कर लेते हैं। अच्छा, अब 50 मिलियन का आपने ये लाइसेंस खरीदा है। SL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन विच इंक्लूड्स रिफंडेबल टैक्सेस ऑफ 1। इसका मतलब 3 मिलियन में रिफंडेबल टैक्स 1 पड़ा है,
तो फिर आपने 50 जमा 2 करना है, ये कैपिटलाइज करने के लिए 52 यूज़ होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता। डन हो गया। 52 पे इसको आपने कैपिटलाइज। अब डिस्कस करते हो तो आप ये बता रहे होंगे ना, ठीक है, कि लाइसेंस है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबेबल है और कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है, इसको रिकॉर्ड कर लें। इनिशियल मेजरमेंट इसकी करनी है कॉस्ट पे, जो कि 52 मिलियन है, ब्रैकेट में 50 + 2 करेंगे और साथ ही लाइन लिखेंगे 1 मिलियन जो है वो नॉन रिफंडेबल नहीं है, वो सॉरी 1 मिलियन रिफंडेबल टैक्स है, इसलिए उसको क्या करना है, इग्नोर। ये आपने अंग्रेजी लिखनी, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये इनिशियल मेजरमेंट की बात हो गई, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात है, ठीक है। लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years बट रिन्यूएबल एवरी 5 year एट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन। तो इसका मतलब लीगल लाइफ की जब डिस्कशन आप कर रहे होंगे फॉर अमोर्टाइजेशन, तो आप कहोगे कि दिस इंटेंजिबल शैल बी अमोर्टाइज ओवर 5 years एंड रिन्यूअल ऑप्शन विल बी इग्नोर्ड बिकॉज रिन्यूअल कॉस्ट इज नॉट मिनिमल या सिग्निफिकेंट, देयरफॉर इट शैल बी अमोर्टाइज ओवर 5 years। और उसके बाद अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी निकाल कर बता देंगे, क्योंकि लाइसेंस 1 जुलाई 21 को लिया है और ये एंड 30 जून, अब पूरा ही आ जाना साल, ठीक है। अच्छा आगे कहता है एसएल इंटेंट्स टू रिन्यू लाइसेंस ओनली वंस एंड देन। ओ भाई ये इंटेंशन को छोड़ो, हम इसकी इंटेंशन की बेस पे नहीं 5 + 5 कर लेंगे। आपने ये लाइन लिखनी है तो लिखिएगा कि लीगल लाइफ विल बी दिस लाइसेंस शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years and the renewal period of 5 years will be ignored because renewal cost is not minimal. Even SL has intention to renew the license, still this renewal option will be ignored, ठीक है। and this and license shall be amortized over its useful life of legal life of 5 years and amortization expense of जितना भी निकले इतने इस आगे वर्किंग शो करके shall be recorded in P&L as an expense, ठीक है। आगे कहता है SL estimates that residual value of license would be 12 million and 9 million at the end of। अब कहीं पे लिखा हुआ है कि एक्टिव मार्केट है, तो इनके एस्टीमेट का क्या करना, तो ये भी लाइन ऐड करोगे कि रेजिडुअल वैल्यू शैल बी इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट और देयर इज नो थर्ड पार्टी ऑफर, ओनली एस्टीमेट, ओनली दिस इज ओनली एन एस्टिमेटेड फिगर ऑफ एसएल, ठीक है। तो इसलिए इसको भी क्या करना है, इग्नोर। सही है, कोई मसला। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 21 साल के पहले दिन एसएल डिसाइडेड टू डेवलप अ वेबसाइट। ओके IS SIC 32 आ गया है ना जी। डिसाइडेड टू डेवलप अ वेबसाइट SIC 32 आ गया फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। ये तो क्या हो जानी है, तो ज़िंदगी आसान होगी, टेंशन की क्या बात है। लिखा भी हुआ था वहाँ पे कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए आपने पूरी ही वेबसाइट ही डेवलप कर लिया है तो उसका डेवलपमेंट वाला जो खर्चा है वो भी क्या होना है, तो ये तो ज़िंदगी आसान हो गई। फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन की वजह से हमने क्या कहा, शुक्र है, टेंशन ही कोई नहीं, अब जो भी होगा वो एक्सपेंसिव होना है। SL believes that website would enhance the brand value and would also be used for providing general information। ठीक है जी, करते रहो बिलीव। ऑन 1 सितंबर SL internally initiated development of website which was complete on 31 जनवरी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वर एज फॉलोज। तो भाई 2 मिलियन फॉर प्लानिंग, 7 मिलियन फॉर वेब सर्वर, ये तो PPE है ना, ये तो PPE बनेगा। 3 मिलियन फॉर कंटेंट डेवलपमेंट, आज ये भी एक्सपेंस बिकॉज सॉरी फॉर किधर गया ये जुमला, ठीक है। ये क्यों एक्सपेंस, चलो 2 मिलियन तो एक्सपेंस ही होता था, ये क्यों एक्सपेंस, क्योंकि भाई वेबसाइट का काम ही क्या है। फिर 1 मिलियन फॉर एनुअल वेब होस्टिंग फी, लेकिन ये है तो एक्सपेंस ही, पर इसमें थोड़ा सा मसला क्या आना है, इसमें प्री पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं। तो 1 जुलाई 2000, चलो यहाँ से आगे कल बात करेंगे, अब शक्लें ना बनाओ, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होना है पता है, ये 1 मिलियन जो है ये पूरा एक्सपेंस नहीं बनना, पूरा एसेट भी नहीं बनना, प्री पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात बस इसकी रह गई है, ये अब कल कर लेंगे। जाओ गो एंड किल द वेव्स, मौजे मारो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।